नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर। हर भाई बहन, हर शिक्षक बंधु का स्वागत है। बात करेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चन की। 500 प्लस MCQ यहाँ पे है। पार्ट नंबर 16 है, जो पिछले 7 सालों से पूछे जा रहे हैं। आपने पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है तो वीडियो अंत तक देखिएगा। हमारा मकसद है सिलेक्शन पाना। हर अभिभावक को, हर स्टूडेंट को, हर भाई बहन को शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन अनिवार्यतः पाना ही पाना है, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं और पहले से तैयारी करके रखे हैं। ठीक है, तो हमारा मूलतः मकसद है आपका सिलेक्शन पाना, क्योंकि हमारा मकसद है शिक्षा को अपना, सबका साथ, सबका विकास। और एक बात इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइब इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है मेरे प्यारे मित्रों, इम्पॉर्टेंट रहता है आपका सिलेक्शन। जब आप लोग सिलेक्शन पाएंगे तो भैया सब्सक्राइब की यहाँ भीड़ लग जाएगी। मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं। ठीक है, भरोसा जीतने के लिए होता है कि सब आपका सिलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है, तो सब्सक्राइब अपने आप आते हैं। सब्सक्राइब क्या होता है? आप लोगों का प्यार और स्नेह होता है कि आप हमारे परिवार से जुड़ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के अंत में अपना अपना स्कोर जरूर बताएं कि 30 प्रश्न में कितना आप लोग अटेंड कर पाते हैं। इससे क्या होता है, हमें एक आइडिया लग जाएगा कि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने आपके लिए एक होमवर्क दिया था, जैसे हम प्रति वीडियो में देते हैं, प्रत्येक वीडियो पर देते हैं, कि विविध अधिगमकर्ता व्यक्तिगत विभिन्नताओं के धारक होते हैं। जो विविध अधिगमकर्ता होते हैं वे क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के धारक होते हैं। तो यह कौन सा क्या होगा, सत्य है कि यह सत्य है आपका? ठीक है, तो यह आपका सत्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। एक बालक जो पढ़ने में कमजोर है और अपनी असफलता का कारण अध्यापक का पक्षपात को बताता है। यानी बालक कमजोर है और वह उसका कारण अपने अध्यापक के पक्षपात को बता देता है। पक्षपात वह होता है जो शिक्षक उस पर ध्यान न दे, किसी विशेष बालक पर ध्यान देता है, वह पक्षपात कहलाता है। ठीक है, तो वह अब कमजोर बालक है पढ़ने में, तो अध्यापक को पक्षपात को बताता है। तो इनमें से किस कक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है? वह किस क्या है, रक्षा युक्ति का प्रयोग कर रहा है। उत्क्रमण, रचना, प्रक्षेपण, दमन, क्षतिपूर्ति। तो यहाँ चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो प्रक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि एक छोटे कद की लड़की ऊंची एड़ी के जूते पहनकर लंबी दिखाना चाहती है। उसने निम्न में से किस रक्षा युक्त का प्रयोग किया है? यानी एक लड़की है, ठीक है, वह क्या करती है, ऊंचे हील की क्या सैंडल पहनती है। वह क्या दिखाना चाहती है, वह दिखाना क्या जाती है, वह इस युक्त किस रक्षा युक्त की प्रयोग कर रही है, ये आपको बताना है। ठीक है, यानी अपने आप को ऊंचा दिखाना, लंबाई में ज़्यादा दिखाना। क्षतिपूर्ति की, औचित्य स्थान की, दमन की या उत्क्रमण की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अपडेट क्वेश्चन है, नए पैटर्न के आधार पर है। तो ये अपनी किसकी पूर्ति कर रही भैया, किस युक्ति, रक्षा युक्ति कर रही है? तो अपनी क्षतिपूर्ति की कर रही है। क्षतिपूर्ति मतलब क्या होता है, जैसे एक उसकी लंबाई कम है तो उसकी क्या हो जाएगी, क्षतिपूर्ति। क्षति हो रही है कि उसकी लंबाई कम है, तो क्षतिपूर्ति के लिए क्या करती है, ऊंची एड़ी की एक जूते पहनती यानी सैंडल पहनती है। तो वही यहाँ पे हो गया, अधिकतर जो लड़कियाँ पहनती हैं। ठीक है, मैं पक्षपात नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चन पर यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर भाई बहन का निवेदन है, स्वागत है। क्वेश्चन देखिए, भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या है? भग्नाशा मतलब क्या होता है, लोग आपसे दूर भागे, भग्नाशा वो। तो सबसे बड़ा उसका आंतरिक कारण क्या है? ठीक है, असंगत आवश्यकताएं होती हैं, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति या आपका नैतिक आदर्श। तो इसका क्या होगा, मानसिक संघर्ष के लिए ही भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण होता है मानसिक संघर्ष। ठीक है, वो क्या है, मन के अंदर का जो मानसिक संघर्ष होता है वह उसको सहन नहीं कर पा सकता, उससे लड़ नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मेल असंगत है? असंगत मेल आपको बताना है। तो कौन सा भैया असंगत है, चले देखते हैं। अंतर्मुखी स्वयं अपने में रहना, बिल्कुल सही बात है, स्वयं अपने में रहना अंतर्मुखी कहलाता है। फिर दूसरा देखेंगे, अपनी गलती दूसरों पर डालना प्रक्षेपण है, बिल्कुल सही बात है। फिर तीसरा देखिए, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना युक्तिकरण है, ये आपका बेमेल है। ठीक है, तीसरा बेमेल है, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, यह आपका युक्तिकरण नहीं कहलाता है। ठीक है, फिर चौथा देखेंगे,
प्रतिगमन, पुरानी आदतों में लौटना। प्रतिगमन, प्रति मतलब हो गया फिर से वही, गमन यानी कि लौटना। ठीक है, प्रति मतलब हो गया लौटना, गमन मतलब होता है पुरानी आदतों में लौटना, प्रतिगमन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। प्रतिगमन, दमन, प्रक्षेपण, तदात्मीकरण। तो क्या कहलाएगा भैया? तो यहाँ पर आपका तदात्मीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह कि जब व्यक्ति असफलता, दुख, पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करता है, इसे कहते हैं। मान लीजिए आप काफ़ी बार से असफल होते जा रहे हैं, आप दुख के पीड़ा में हैं, लेकिन इस बार असफल नहीं होंगे, क्योंकि आज इस बार आपका रॉकिंग इन्फॉर्मेशन चैनल है आपके साथ, पूरी टीम है, आप विजय सर है आपके साथ। लेकिन पिछली बार से जितनी बार असफल हो रहा है, असफलता हासिल किए हैं, असफल हो रहे हैं, दुख पीड़ा को बलपूर्वक भूलने का प्रयास करते हैं, तो भैया आप प्रयास करिए बिल्कुल भूलने की। तो इसे आप लोग क्या कहेंगे? आप खुद पर यहाँ पे इस क्वेश्चन को प्रतिरूप दे सकते हैं। तो प्रतिगमन कहेंगे, तदात्मीकरण, प्रक्षेपण या दमन कहेंगे। तो क्या कहेंगे भैया? ये आपका दमन कहेंगे। ठीक है, दमन ही तो होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि एक दिव्यांग, विकलांग या विकलांग कह सकते हैं, या दिव्यांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। बहुत अत्यधिक परिश्रम करता है, परिश्रमी बालक है, लेकिन परंतु वह विकलांग बालक है। ठीक है, वह किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे? उसको किस प्रतिरक्षण प्रणाली में आपको रखेंगे? पुष्टिकरण में रखेंगे, प्रक्षेपण में, प्रतिगमन में, क्षतिपूर्ति में। तो किस में रखेंगे भैया? उसके क्षतिपूर्ति में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। जो रक्षा तंत्र होते हैं, ठीक है, बहुत सहायता करते हैं हिंसा से निपटने में, दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में और अजनबियों से निपटने में। तो किस में सहायता करते हैं? तो वह आपके दबाव से निपटने में सहायता करते हैं, जो रक्षा तंत्र होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर भाई बहन इस क्वेश्चन को, हर शिक्षक बंधु जानते होंगे, लेकिन जब एग्जाम आता है ना, तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में गलत टिक करके आ जाते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। क्वेश्चन देखिएगा, शारीरिक निर्योग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र सबसे संतोषजनक होगी? कैसे? शारीरिक निर्योग्यता वाला व्यक्ति है, उसके लिए कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? संतोषजनक की बात की गई है, तो वह आपकी क्या होगी? अतिकल्पना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों को कहना है कि जब बालकों को या बालक को जब गुस्सा आता है, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, जब उसको गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होगा? यानी कहने का तात्पर्य है कि बालक हो या बालिका हो, गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। यानी कि पहले मतलब जब तक गुस्सा उतर नहीं जाता, क्रोध शांत नहीं हो जाता, तब तक खेलने चले जाते हैं। इस कथन का तात्पर्य है, इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह है। तो यहाँ पर कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र आपका प्रतिलक्षित होगा? तो कौन सा होगा? विस्थापन होगा, क्योंकि जब हमें क्रोध है, खेलने जाते हैं बालक बालिका, ठीक है, बालक बालिकाओं को क्रोध है, खेलने जाते हैं तो क्रोध क्या होता है? शांत हो जाता है, यानी कि विस्थापन हो जाता है। खेल में रुचि आती है तो क्या है? क्रोध हट जाता है। तो क्या होता है? क्रोध का विस्थापन हो गया, तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होगा, विस्थापन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। समायोजन से तात्पर्य पूछा गया है, स्वयं के विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। दूसरों को करना है, प्रेरकों को करना है, अपने उद्देश्यों को करना है या अपनी आवश्यकताओं को करना है। किनको करना है भैया? किनको अनुकूल करना है? तो यहाँ पर देखेंगे किनको अनुकूल करना है। सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे, देखिए आप सभी लोगों के लिए। तो किसको अनुकूल करेंगे आप लोग? दूसरों को अनुकूल करेंगे। ठीक है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना। स्वयं का, देखिए संयोजन की बात की गई है, संयोजन से तात्पर्य क्या होता है? स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। दूसरों का होगा, प्रेरकों का होगा, उद्देश्यों का होगा या आवश्यकताओं का होगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। देखिए, प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका क्या होता है, तो वह आपका होता है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है। जो व्यक्तित्व होता है उसका जो स्थायी समायोजन है वह क्या होता है, पर्यावरण के साथ भी होता है, जीवन के साथ भी होता है, प्रकृति के साथ भी होता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, यानी कि अगर व्यक्ति संतुलित है तो उसमें क्या होना चाहिए, अगर व्यक्ति संतुलित है तो उसमें क्या होना चाहिए, मजबूत अहम को बनाया जाता है। मजबूत क्या, किसको बनाया जाता है, अहम यानी कि स्वयं को बनाया जाता है। ठीक है, संतुलित व्यक्ति वह है जो मजबूत अहम को बना लेता है। अहम यानी अपने आप को मजबूत बना लेता है। अब बात करेंगे आपके एनसीएफ आरटीई एक्ट और एवं मापन मूल्यांकन से संबंधित प्रश्नों के डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, देखिए मैं बता दूं, एनसीएफ 2005 और आरटी एक्ट 2009 का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो चैनल में जाइए, वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि एनसीएफ आरटी से यहाँ से आपसे 4 से 5 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, आपको बाल विकास मनोविज्ञान का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं वीडियो। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से सिखाता है, किंतु शिक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक प्रयास में सीखने का निष्पादन समान रहता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण निम्न में से किस वक्र को दर्शाता है। अब देखिए, वक्र दिया रहेगा आपके एग्जाम में, 4 यह दिए रहेंगे। ठीक है, पहले में देखिए शिक्षण प्रतिशत दिया, प्रयास दिया है, फिर प्रयास किया, फिर तीसरे में भी प्रयास किया, चौथे में प्रयास किया। ठीक है, ये आपको बताना है भैया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, शिक्षण वक्र आपको बताना है, शिक्षण वक्र में कौन सा सही होगा। देखिए, एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा में विभिन्न प्रयासों के माध्यम से सिखाता, अपना पूरा कंटेंट लगा देते हैं बच्चों को सिखाने के लिए, पूरा कंटेंट 100% लगा देता है, किंतु शिक्षक द्वारा किए गए जो प्रत्येक प्रयास में सीखने का निष्पादन समान रहता है, यानी बताने का जो तरीका रहता है वो सेम ही रखता है। तो इस प्रकार का जो शिक्षण होगा निम्न में से किस शिक्षण वक्र को दर्शाएगा, तो क्या दर्शाएगा भैया, देखिए पहला ही दर्शाएगा, क्योंकि आपका सेम ही रहता है, बताने का तरीका सेम है, तो प्रयास जो है वही रहेगा। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन है यहाँ पर कि कक्षा कक्ष में अनुशासन की बुनियादी कसौटी है। कक्षा कक्ष की बात की गई है, जो कक्षा कक्ष में अनुशासन की बुनियादी कसौटी होती है वह क्या होती है, तो वह होती है छात्रों में स्वनिर्देशन प्रवृत्तियों का विकास। क्या होता है, छात्रों में स्वनिर्देशन प्रवृत्तियों का विकास, यानी स्वयं में निर्देश करना, यानी कि अनुशासन की बुनियादी कसौटी यही होती है कि बालक स्वयं में निर्देश प्रवृत्तियों का विकास करे, निर्देशात्मक आदेश माने। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निबंधात्मक परीक्षण सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है। जो आपकी निबंधात्मक परीक्षण होती है वह सर्वाधिक प्रचलित उपलब्धि परीक्षण है, किंतु फिर भी इसके मुख्य दोष भी हैं। तो इसको जो मुख्य दोष है आपके निबंधात्मक परीक्षण के, वह दोष आपको बताना है कि कौन सा दोष है आपका। देखिए, बालकों की विभिन्न योग्यताओं का परीक्षण, ये दोष नहीं है आपका। ठीक है, उत्तर एवं भाव प्रकाशन की स्वतंत्रता, ये भी दोष नहीं है, लेकिन जो दोष है आपका क्या होगा, विश्वसनीयता का अभाव। ठीक है, विश्वसनीयता का जो अभाव होता है वह यहाँ पर निबंधात्मक परीक्षण का दोष माना जाता है। क्या माना जाता है, विश्वसनीयता का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखेंगे, अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर प्रश्न यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे। वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर 30 में से कितना कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित विधियों में से किसमें आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के संबंध में विषय में निष्कर्षों को ज्ञात करना स्वतंत्र चरों के अपर्याप्त नियंत्रण के कारण कठिन हो जाता है। यानी कि निम्नलिखित जो विधियां दी गई हैं इसमें आपको यह बताना कि जो आश्रित एवं स्वतंत्र चरों के संबंध के विषय में जो निष्कर्ष ज्ञात करना स्वतंत्र चरों के अपर्याप्त नियंत्रण के कारण कठिन हो जाता है, तो वह आपका कौन सा विधि है, कौन सी विधि आपकी कठिन हो जाती है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कौन सी विधि है भैया, कार्योत्तर विधि आपकी कठिन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि निबंधात्मक प्रश्नों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न विद्यालयों में क्यों पूछे जाते हैं।
विद्यालय में आजकल की जो प्रेजेंट यानी कि नई पीढ़ी की बन गई है और न्यू जनरेशन की जो शिक्षण है वह क्या बन गई है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बन गई है, जो विद्यालय में निबंध की जगह वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। तो यह आपका क्यों पूछे जाते हैं यह आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि छात्रों को समय का महत्व दर्शाने के लिए, कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए, या ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, या उत्तर पुस्तिका का हल करने में आसानी होती है। चलिए बताइए इसका क्या होगा। सही इम्पोर्टेंट इसका जो सही आंसर होगा वह होता है कम समय में ज़्यादा काम करने के लिए, यानी कम समय में ज़्यादा काम कर सकें, इसलिए यहाँ पे विद्यालयों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं निबंधों की जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा की क्रियाशीलता के सिद्धांत को क्या अर्थ है। ठीक है, जो आपकी शिक्षा की क्रियाशीलता का सिद्धांत होता है उसका अर्थ क्या होता है। देखिए उसका अर्थ होता है जो छात्र क्रियाशील होते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। क्रियाशीलता सिद्धांत का अर्थ वही होता है, क्रियाशीलता मतलब क्रिया करना, कार्य करना। ठीक है, तो जो छात्र क्रियाशील होते हैं यानी कार्य करते हैं उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उद्देश्य क्या है। जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, उनका उद्देश्य छात्रों के लेखन कौशल की जांच करना, छात्रों की अभिरुचि की जांच करना, छात्रों की संगठनात्मक क्षमता की जांच करना, या आपके छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है छात्रों की कौशलता एवं ज्ञानोपार्जन की जांच करना। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि एक अच्छी परीक्षा में 3 गुण जरूरी होते हैं। अगर एक अच्छी परीक्षा हो उनमें 3 गुण जरूरी होते हैं तो वो गुण आपको बताना है। तो वो गुण कौन कौन से होती हैं। वो गुण होता है वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे शिक्षा बिना बोझ का अर्थ है। शिक्षा बिना बोझ के मतलब जो शिक्षा ग्रहण करना चाहिए वो बिना बोझ के होनी चाहिए। ठीक है, इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ यही होता है कि पाठचर्या के बोझ को कम करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वीडियो अंत तक देखिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करिए और बेल आइकन प्रेस करिए क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही दमदार होने वाले हैं, धुआंधार होने वाले हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु आवश्यक है कि उनकी, अगर शिक्षार्थियों के विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण करना है तो उनकी आवश्यक है कि उनकी क्या करनी चाहिए। तो उनकी सहभागिता व रचनात्मक को बढ़ावा देना चाहिए। अगर शिक्षार्थियों विद्यार्थियों को ज्ञान का निर्माण करना है तो उनके क्या करना चाहिए, सहभागिता व रचनात्मक को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं निबंधात्मक परीक्षा का दोष क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा कि जो निबंधात्मक परीक्षा होता है उसका जो प्रमुख दोष होता है वह क्या कहलाएगा। देखिए यहाँ पर दोष है वो है अवैज्ञानिक आकलन जो होता है वह दोष कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शिक्षार्थियों की शिक्षण व्यवस्था हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह, अगर शिक्षक को सृजनात्मक शिक्षार्थियों की शिक्षण व्यवस्था हेतु, ठीक है, जो बालक क्या हो, सृजनात्मक हो, उनकी शिक्षण व्यवस्था हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करें, वह रचनात्मक आलोचना की क्षमता विकसित करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि शिक्षक के दायित्व निर्भर करते हैं, जो शिक्षक के दायित्व होते हैं, अध्यापक या अध्यापिका के जो दायित्व होते हैं वह किस पर निर्भर करते हैं, तो वह समाज पर निर्भर करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो विद्यार्थियों का, यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया है कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक विकास सर्वाधिक निर्भर करता है। जो आपके विद्यार्थी बालक होते हैं उनका जो शैक्षणिक विकास होता है वह किस पर सर्वाधिक निर्भर करता है, शिक्षक के उत्तरदायित्व पर, सरकार के नीति निर्धारण पर, सामाजिक व्यवस्था पर, सांस्कृतिक क्रियाओं के संचालन पर। तो किस पर करता है, शिक्षक के उत्तरदायित्व पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अध्यापक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक है। जो अध्यापक होते हैं उनकी जो सर्वाधिक यानी कि महत्वपूर्ण जो तकनीक होती है वह कौन सी होती है, तो महत्वपूर्ण तकनीक होती है जो अध्यापक कहता है कि विद्यार्थियों में उसकी समझ पैदा करो। विद्यार्थियों में क्या करनी चाहिए, उसकी जो सोच है, उसकी जो समझ है वह पैदा करना चाहिए। वही आपका अध्यापक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तकनीक माना जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सभी महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे। और ये देखिए अभी तक हमने 29 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 30 क्वेश्चन, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान व अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो अध्यापकों, निरीक्षकों तथा प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय तथा कार्य की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में प्रयुक्त होता है। यानी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो आपका क्रियात्मक अनुसंधान होता है वह एक ऐसा अनुसंधान है जिसमें अध्यापकों, निरीक्षकों, प्रशासकों द्वारा अपने निर्णय तथा कार्य की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में प्रयुक्त होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? ये पूरी जो परिभाषा है कौन से महाशय ने दिया था? तो इसका देखिए एस.एम. कोरी ने, कार्टर वी गुड ने, जॉन वेस्ट ने या एफ गिलबर्ट ने, किसने दिया? तो भैया आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह क्वेश्चन आपके लिए क्या है? होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क मतलब क्या होता है? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है कि फर्स्ट सही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या सही है। और इसका जो आंसर होगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सभी फ्रेंड्स में शेयर करिए। सबका साथ सबका विकास हमारा सपना, शिक्षक हो अपना। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज्वाइन करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक नोटिफिकेशन में इनबॉक्स में पहुंच जाए। तो धन्यवाद साथियों, स्टडी करते रहिए और अगली क्लास ज्वाइन करिए। धन्यवाद।